बालाघाट जिले में मैं देख रहा हूँ कतिपय काफ़ी दिनों से कि शराब का व्यवसाय करने वाला समाज सेवक कहलाता है। अब हमारे तरफ हम हो गए ब्लैकमेलर और ये हो गया समाज सेवक। पूरी कंपनी जिसने खा गया हो वो दूसरों को कहता है कि भी ये लोग ब्लैकमेलर हैं। डीएफओ, एसपी, कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी हो, तो कभी इनने कोई खदान निरीक्षण किया? अगर आप ईमानदार हो, आप बेईमान नहीं हो, तो आपको क्यों डर लग रहा है? 200-300 रुपये का काम करने वाला आदमी इतनी बड़ी नेटवर्थ आपकी कैसी बन गई? ठेकेदार घर में वेयर हाउस शिफ्ट हो सकता है? मंदिरों के पास आपकी शराब दुकान है, नगर पालिका के पास आपकी शराब दुकान है, स्कूलों के पास आपकी शराब। लेकिन अगर नियम शर्तों का पालन नहीं करोगे और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आप बोलोगे मैं ठेका सरेंडर कर रहा हूँ। तुमको हॉकी खेलना नहीं आता, हॉकी संघ के अध्यक्ष बन गए। ये जिस गाँव से आता है बांदा में, वहाँ सरपंच के सामने खड़ा रहता है। लोग पुलिस से डरते थे तब कंकर मुंजारे थाने का घेराव करता था। जो गाने पर डांस कर रहे हो क्लब में, चोली के पीछे क्या है? पाठक जी, अभी तुमने देखा नहीं है किशोर समृद्धि उसकी शिकायत करते हो कि लूटने दूँ मैं तुम्हें, सरकारी खजाना खाने दूँ? मैं तो संसद भवन वाले मामले में तिहाड़ में रह गया बयान पे और रह जाऊँगा 2-3 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मैं तुम्हें इस जिले को खाली कराऊंगा, तुम्हें बांदा तक छोड़ के आऊँगा, ये भी देखना। बालाघाट जिले के प्रमुख रेत एवं शराब कारोबारी राजेश पाठक के विरुद्ध जब से कमिश्नर अभय वर्मा ने रेत घाटों में पहुंचकर कार्रवाई की है, तभी से रेत के अवैध उत्खनन का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एनजीटी सेंट्रल जोन के भोपाल बेंच द्वारा पारित आदेश पर हुई इस कार्रवाई ने रेत कारोबार की आड़ में चल रहे अवैध उत्खनन को तो उजागर किया ही है, साथ में बालाघाट जिले में अवैध कार्यों के जरिए अपनी जड़ें मजबूत कर चुके राजेश पाठक को भी इस कार्रवाई ने हिला कर रख दिया है। इसका खुलासा भी तब हुआ है जब कार्रवाई के बाद रेत एवं शराब कारोबारी राजेश पाठक ने स्वयं इससे संबंधित एक पत्र लिखकर माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल से अपना ठेका सरेंडर करने का आग्रह किया है। उन्होंने ठेका सरेंडर करने के पीछे तर्क दिया है कि उनके ठेके वाले घाटों से रेत की चोरी एवं अवैध रेत का उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे उन्हें व्यापार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ में एक संगठित गिरोह की तरह पूर्व सांसद कंकर मुजारे, पूर्व विधायक किशोर समृद्धि, पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके और राजा लिल्हारे नाम के एक युवा पर भी साजिशपूर्ण तरीके से खदानों के संचालन में रोड़ा उत्पन्न करने तथा ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। उनके इस पत्र को लेकर शिकायतकर्ताओं ने भी अपना बयान जारी करना शुरू कर दिया है। हम अपनी रिपोर्ट में एक एक करते हुए सभी शिकायतकर्ताओं के बयान दिखाएंगे। इसी कड़ी में आज हमने लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि से चर्चा की है और उन पर लगे ब्लैकमेलिंग के आरोपों का जवाब लिया है। आइए सुनते हैं आखिरकार किशोर समृद्धि ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। मैं पूरे बालाघाट जिले के लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि पूरी दुनिया में शराब को कहा जाता है वाइन इज़ मदर ऑफ इविल्स, सारी बुराइयों की जननी होती शराब। लेकिन बालाघाट जिले में मैं देख रहा हूँ कतिपय काफ़ी दिनों से कि शराब का व्यवसाय करने वाला समाज सेवक कहलाता है या बलात्कार करने वाला समाज सेवक कहलाता है। बालाघाट ज़िले का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह मैं समझ गया कि यहाँ पे लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई करने वालों को बदनाम किया जाता है और गलत तरीके से जनता का शोषण करने वाले लोगों को उपकृत किया जाता है। राजेश पाठक जी इस ज़िले में शराब और व्यवसाय रेत का कारोबार करते हैं और उन्होंने एक पत्र लिखा है कि 8/1/2024 को कि किशोर समृद्धि, कंकर मुंजारे, दरबू सिंह और राजा लिल्हारे, इन लोगों के वजह से मैं ठेका सरेंडर कर रहा हूँ। ये ब्लैकमेलरों का एक गिरोह है। मेरे खिलाफ इनने एक साल पहले 386 और 390 का मामला इन्हें दर्ज किया। तो मैं उसमें भी काफ़ी दिन 2-4 दिन जेल में रहा। सवाल ये उठता है कि अभी उसी केस में राजेश पाठक ने कहा जबलपुर कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में, जब कोर्ट ने पूछा कि आपका व्यवसाय क्या है, तो बोला कि मैं जब पढ़ा लिखा उसके बाद मैं शुरू से शराब के व्यवसाय में आ गया और इस शराब के व्यवसाय से बांदा से निकल के यहाँ पे काफ़ी बड़ा कारोबारी बन गया। अब हमारे तरफ हम हो गए ब्लैकमेलर और ये हो गया समाज सेवक।
अब मुझे एक बात बताइए कि जो आदमी अपने जीवन के प्रारंभिक स्टेज से ही शराब का कारोबारी बन गया हो, ये समाज सेवक कैसे हो सकता है? समाज सेवक की एक अपनी मर्यादा होती है, एक अपना तरीका होता है समाज में लोगों को उपरत करने का। ये शराब और रेत का कारोबार करने वाले इस ज़िले में कैसे समाज सेवक हो सकते हैं? दूसरी बात आपको बताएं कि राजेश पाठक बालाघाट ज़िले में जब आया तो ये बांदा एंड कंपनी में एक छोटा सा वाराणसी में एक नौकर था। पतर्रा के लाला घनश्याम सिंह की कंपनी थी। उसके बाद वो कंपनी यहाँ पे शराब का कारोबार किया, अभी भी कर रही शराब का कारोबार। और फिर अब ये रेत के कारोबार में मेसर्स राजेश पाठक इसकी कंपनी होगी। लाला घनश्याम सिंह यहाँ से चले गए। लाला घनश्याम सिंह की कंपनी इसने हाईजेक कर ली। तो जिसने पूरी की पूरी कंपनी निकल गया हो, पूरी कंपनी जिसने खा गया हो, वो दूसरों को कहता है कि भी ये लोग ब्लैकमेलर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 8/1/2024 कोई पत्र लिख रहा है कि मैं शराब के ठेके को, अपना रेत के ठेके को सरेंडर कर रहा हूँ। तो मेरा कहना, आप अकेले ठेकेदार हो, अब शराब का ठेका भी सरेंडर करो ना। इस ज़िले में 1990 से यहाँ शराब का कारोबार चल रहा है, उसको भी आप सरेंडर करो। और क्या सरकार ने रेत और शराब बेचना बंद कर दी जो तुमको स्पेशली सिर्फ तुम ही अकेले ठेकेदार हो मध्य प्रदेश में, तुम जाओगे दूसरा आएगा? ठेकों के एक नियम होते हैं, रेत के कारोबार के एक नियम होते हैं कि कितनी जगह में आपको ठेका मिला है। 2000 स्क्वायर फीट से यदि ज़्यादा की खदान है तो आपको सीआई की परमिशन लगेगी, उससे कम की खदान है तो डीआई की परमिशन लगेगी। आपको पूरी की पूरी खदान में माइनिंग प्लान बना के देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट की आपको परमिशन लगेगी। और उसके बाद फिर जो सीमाबंदी करके प्रशासन उसको देगा, और माइनिंग प्लान में लिखा रहता है कि इस खदान से कितना गौण खनिज निकलेगा, उतनी आप खदान में खुदाई करो और बेचो। अब यहाँ से आपका रेत नागपुर जा रही है, सिवनी जा रही है, आप ट्रेन से भर के रेत भेज रहे हो। दुनिया में बताओ मुझे कि कहाँ पे गौण खनिज की ट्रेन से परिवहन की अनुमति दी जाती, परमिशन दी जाती है। आप 2500 रुपये की रेत जो नदी के किनारे जो लोग अपने घरों में बड़े आराम से रेत लाके छोटा मोटा गांव का काम करते थे, घर बनाते थे, आज वो लोग नदी से एक ग्राम रेत नहीं निकाल सकते। उनके लिए वो नदी क्या हो गई, मतलब अजनबी हो गई। जो गांव के लोग बैनगंगा किनारे, जो चंदन नदी के किनारे, जो बाग के किनारे, जो देव के किनारे लोग बसे हुए हैं, जो नदियों को अपना घर मानते थे, वो लोग वहाँ से क्या हो गए, अजनबी हो गए। कान्हा नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट आपने खोद लिया। बाग इधर क्या बोलते हैं उसको, कान्हा नेशनल पार्क का पूरा बफर जोन, इधर से पेंच का पूरा बफर जोन आपने खोदना शुरू कर दिया। तो क्या ज़िले में कोई नियम कानून कायदा नहीं है? ज़िले में आपने देखा होगा एक टास्क फोर्स होता है, डिया कमेटी कलेक्टर के अंडर में होती है, सीआई कमेटी स्टेट में होती है। तो डिया में कलेक्टर को परमिशन, छोटी 2000 स्क्वायर फीट से नीचे खदानों में कलेक्टर को परमिशन का पावर ये होता है। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में यहाँ पे जो टास्क फोर्स है स्टेट लेवल का, जिसमें डीएफओ, एसपी, कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी होता है, कभी इनने कोई खदान निरीक्षण किया? कभी एसडीएम ने कोई निरीक्षण किया? कोई तहसीलदार ने कोई निरीक्षण किया? कोई पटवारी ने कोई निरीक्षण किया? कुछ नहीं हुआ। वही पूरा का पूरा जो लोग हैं, जब यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का जो टास्क फोर्स है, जब उसने काम करना बंद कर दिया, तो फिर अभी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पे संभागीय टास्क फोर्स ने, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सीईओ है, पीसीसीएफ है, आईजी है और कमिश्नर, उसने कार्रवाई किया। तो उस कार्रवाई में राजेश पाठक जी इतना घबरा गए। अगर आप ईमानदार हो, आप बेईमान नहीं हो, तो आपको क्यों डर लग रहा है? आप करो ना अपना काम, किसने मना किया? आप जो रेत आपको 200-300 रुपये में यहाँ पे ट्रैक्टर पे मिलती थी, वो आप 2500 में बेच रहे हो, 4500 में रेत बेच रहे हो, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हो। 74-75 करोड़ का आप ठेका ले रहे हो। आपको अपनी कंपनी 200-300 रुपये का काम करने वाला आदमी, इतनी बड़ी नेटवर्थ आपकी कैसी बन गई? आपने इतने दिनों में हज़ारों मजदूरों को आपने लगाया, पीएफ आपने जमा किया किसी खदान का? मजदूरों को क्या वेजेस आपने दी? आपने बाहर के कितने लोगों को ला के यहाँ पे, आपने देखा होगा भी वो अतीक अहमद वाले मामले में जो एक शूटर पकड़ा गया, वो आपके पास काम करता था। यूपी पुलिस ने कभी वहाँ पे आपकी
आपके साथ कुछ कभी उसको देखा नहीं आपने, पैसे के दम पे मीटर दबा दिया। सवाल ये उठता है कि ये आदमी को गलतफहमी होगी। आपका रेत का शराब का आप कारोबार करते हो इस ज़िले में। शराब के कारोबार में एक ही टीपी में आपने वेयर हाउस अपने कहाँ पे शिफ्ट करा लिया? अपने ही घर में शिफ्ट करा लिया। ठेकेदार घर में वेयर हाउस शिफ्ट हो सकता है? मुझे बताओ। बॉटलिंग प्लांट आपने अपने घर में शिफ्ट करा लिया। दूसरा, जितनी भी शराब दुकानें आपकी, किसी के पास पार्किंग है? रोड पे खड़ी करके आप अवैध आते भी चला रहे हो। मंदिरों के पास आपकी शराब दुकान है, नगर पालिका के पास आपकी शराब दुकान है, स्कूलों के पास आपकी शराब दुकान। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि नेशनल हाईवे के पास आपका शराब दुकान नहीं होना चाहिए, स्कूलों के पास नहीं होना चाहिए, मंदिरों के पास नहीं होना चाहिए। तो क्या लोग इस पर चुप नहीं रहेंगे? लोग चुप रहेंगे इस पर नहीं बोलेंगे। दूसरा, एक शराब दुकान में आपके 100 पैकवार है जो गाँव में शराब बेचने का काम करते हैं। भाई किसी भी व्यक्ति को जो ठेका दिया जाता है, मैं फिर कहता हूँ कि ठेका जो दिया जाता है उसके बाद जो कार्य आदेश होते हैं उसमें नियम शर्तें होती हैं। आप किसी नियम शर्त का पालन करो, ज़िंदगी भर ठेका किसने मना किया। लेकिन अगर नियम शर्तों का पालन नहीं करोगे और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आप बोलोगे मैं ठेका सरेंडर कर रहा हूँ। अभी बोलो किशोर समृद्धि के खिलाफ, किशोर समृद्धि ने तो लिखा कि भी जो माइनिंग अधिकारी है उसने जितनी भी टीपियाँ जारी किया उस सब की जाँच की जाए। एक ही टीपी पे बार बार गाड़ियाँ चल रही है, उसकी जांच होना चाहिए। जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से आपने देखा कि जितना भी शराब का परिवहन होता है उसका कोई रेट नहीं, कोई उसकी टीपी नहीं। दूसरा, शराब दुकानों में जो शराब बेची जा रही है उसकी मूल्य सूची आप नहीं टकाते हो। दूसरा, शराब दुकानों में कितना स्टॉक है, कितना लाया गया, कितने गाँव में शराब दुकान से कितना बिक रहा है, और थोक में जो आपके पैकवार है गाँव में शराब बेच रहे हैं। कहाँ पे नियम है कि एक शराब दुकान के बाद आप 100 इनलीगल शराब दुकानें चलाओ? और गांव के गरीब आदिवासियों को आप पकड़ते हो। गांव के गरीब आदिवासियों को बताते हो कि मैंने महुआ लहान पकड़ा। मैं पूरा का पूरा आपने आबकारी का जो पूरा ऑफिस है उस पर कब्जा कर लिया, माइनिंग पे आपने पूरा कब्जा कर लिया, और यहाँ की राजनीति पे आपने कब्जा कर लिया। यहाँ की गरीबी का आपने फ़ायदा उठाया, यहाँ के खेल संघों पर कब्जा कर लिया। खेल युवक कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को पैसा दे के कहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए। तुम्हें कभी तैरना नहीं आता, तैराकी संघ के अध्यक्ष बन गए। तुमको हॉकी खेलना नहीं आता, हॉकी संघ के अध्यक्ष बन गए। स्टो ट्रप बना रहे हो, ये बना रहे हो। तो इतना सारा तुम इतनी बड़ी समाज सेवा कर रहे हो। लोग गरीब हैं, उनको बच्चों को लगता है भाई चलो यार पाठक हमको चंदा दे देता है तो हमारा खेल आधा हो जाता है। दूसरे लोगों के पास पैसा नहीं होता, इसको 10-5 जगह आगे लोगों ने चीफ गेस्ट बना दिया कि चलो हमारा काम हो जाएगा, इसको कोई माला नहीं पहनाता, इसको माला पहना देंगे और हमारा भी खेल हो जाएगा, हमारा मनोरंजन। इसको बीमारी होगी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ। ये जिस गांव से आता है बांदा में, वहाँ सरपंच के सामने खड़ा रहता है, उसकी औकात नहीं वहाँ बैठने की। यहाँ पे दुर्भाग्य है कि यहाँ की राजनीति में गरीब लोग हैं, यहाँ का विधायक भी पैसे वाला नहीं होता है। तो ये पैसे के दम पे अधिकारियों को पैसा देता है, थानेदारों को पैसा देता है, सिपाहियों को पैसा देता है, तो इसके सामने लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस ज़िले का दुर्भाग्य है कि इस ज़िले के जो एसपी और कलेक्टर हैं, जो यहाँ के एमएलए और सांसद के सामने खड़े नहीं होते, लेकिन ये 50-50 लाख रुपए महीना जब देता है एसपी कलेक्टर को, तो उसको देख के खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि सरकार के बाद हमारा मालिक आया, राजेश पाठक आया, तो वो खड़े हो जाते हैं। इसको गलतफहमी हुई कि हम साला बहुत बड़े आदमी, हम यहाँ के समाज सेवक हैं, हमको देख के कलेक्टर खड़ा हो जाता है, हमको देख के एसपी खड़ा हो जाता है। तो साहब, तुम्हारे कहने से कोई ब्लैकमेलर नहीं बनने वाला है। हमने इस ज़िले में मैं लांजी से एमएलए बना, लांजी को नगर परिषद बनाया, लांजी को 132 का सब डिस्ट्रिक्ट, कितने सारे काम मैंने लांजी में किया। बालाघाट ज़िले में मैंने देवी तालाब को कम से कम बर्बाद होने से बचाया। कितने सारे ऐसे काम। बालाघाट ज़िले में कंकर मुंजारे एक बड़ा नाम था सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला। जब लोग पुलिस से डरते थे तब कंकर मुंजारे थाने का घेराव करता था। उसको तुम बोलो ब्लैकमेलर। तब तो तुम आए थे तो उससे मिलने तरसते थे। तुमने इस ज़िले में आके सारा गुंडागर्दी, सारा उत्पात, तुमने लोगों को मारा पीटा, तुमने यहाँ पे मर्डर किए, तुमने यहाँ पे अवैध हथियार बनाए, तुमने गलत पासपोर्ट बनाए। तुम यहाँ समाज सेवक हो गए, पूरे ज़िले को तुमने कब्जा कर लिया। बालाघाट ज़िले को आपने विकलांग बना दिया, पंगु बना दिया। यहाँ के नौजवानों को आपने शराबी और ये बना दिया, आपने दिशाहीन कर दिया। और आप बोलते हैं हम समाज सेवक हैं। तो अपने आप को थोड़ा सोचो, अपने आप को बदलो। और तुम वही आदमी हो ना जो गाने पर डांस कर रहे हो क्लब में, चोली के पीछे क्या है।
तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ था। तुम्हें पता है चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे माता की ममता होती है। ईश्वर जो सबसे पहले डाइट देता है धरती में बच्चे को, वो दूध होता है जो माँ के स्तन से निकलता है, वो चोली के पीछे छुपे होते हैं। तुम्हारी भी माँ होगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस गाने पे डांस करती हो, चोली के पीछे क्या? चलो वो तो एक्टर है, उन लोगों ने बना दिया, तुम समाज सेवक बन रहे हो। तुमको देख के बच्चियों के मन में क्या आएगा, महिलाओं में क्या आएगा? तुम समाज सेवक। और इस ज़िले में तुम्हारे कम से कम 2000 कार्यकर्ता हैं। किसी के रहने के घर हैं? कोई अपनी बीवी बच्चों को लेके रहता है यहाँ पे? फिर तुम्हारी जवानी कैसे होती है? तुम क्या करवाते हो यहाँ पे? तुम कैसे यहाँ पे रहते हो उन लोगों को? तुम्हारे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं ने यहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की हुई, पैसा देके तुमने मामला दबाया। मेरे पास कई मामले हैं ऐसे। तो तुम्हारे वजह से इस ज़िले में महिलाओं का सम्मान कम हो रहा है। तुम्हारी वजह से बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। तुम्हारी गांव-गांव में शराब बिकवाने की वजह से गांव-गांव में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो तुम इस ज़िले में कैसे समाज सेवक हो? और तुम सरेंडर कर रहे हो, तो सरेंडर क्यों? अकेला रेत क्यों कर रहे हो? तुम शराब भी करो सरेंडर। और इसी ज़िले में कम से कम तुमने 600 लोगों का पार्टनर बना के जो उनका पैसा पचा दिया, उन लोगों को भी तो देखो। लालबर्रा में कई अग्रवाल लोग हैं, यहाँ पे बालाहाट में बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनने अपनी ज़मीन वमीन बेच के तुम्हारे शराब और रेत के कारोबार में वो लोग हिस्सेदार बने। तुमने उनको घाटा बता दिया, करोड़ रुपए तुमने डुबा। तुम समाज सेवक हो। पाठक जी, अभी तुमने देखा नहीं है किशोर संगीत। मैं तो अभी, आपने जितना मेरा अपमान किया, जितनी मेरी बदनामी किया, ये वही किशोर संगीत है। लांजी में जब मैंने बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वहाँ की जनता ने मेरे खिलाफ बलात्कारियों को समर्थन किया। और दिल्ली में आपने देखा निर्भया केस, जब वहाँ गैंगरेप हुआ, वहाँ के लोगों ने पूरा देश हिला दिया। लांजी के लोगों ने क्या किया? बलात्कारियों को साथ दिया। परिणाम क्या हुआ? हाई पावर जितने लोग थे, हाई प्रोफाइल जितने लोग थे, उन लोगों ने गलत लोगों के साथ किया। उसी लांजी से मैं एमएलए बन के आया। उसी लांजी में महंगाई के खिलाफ जब मैंने आंदोलन किया, गरीबों को महंगी चीज़ें बिकती थी, मेरे खिलाफ लोगों ने शहर बंद किया। परिणाम क्या हुआ? मैं वहाँ से एमएलए बन के आया। उसी लांजी में मैंने अपनी माँ को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। इसी ज़िले में फिर तुमने एक गिरोह बना के खड़ा हो गया कि किशोर संगीत ब्लैकमेलर है। किशोर संगीत कलेक्टर, एसपी इसकी उसकी शिकायत करते हो कि लूटने दूँगे, तुम्हें सरकारी खजाना खाने दूँ? तुम 300 रुपये की नौकरी में 300 करोड़ के आदमी बन जाओगे, देखता रहूँ मैं तुम्हें? तो ये इस ज़िले में नहीं चलने वाला है। कंकर मुंजारे, जानते हो उसका जीवन क्या है? एक छोटा सा रेलवे का गेटमैन का बेटा, पोर्टर का बेटा, सांसद बना। वो भी तो शराब ठेकेदार बन सकता था। 3 बार का एमएलए और 1 बार का एमपी। तुम उसको बोलते बोले कि छोटा मोटा आदमी है। 100-200 तुम शराब के नौकर और रेत के मजदूरों को रख के सारा उनका समय पे भुगतान नहीं करने वाले तुम समाज सेवक हो गए। इस जिले की पूंजीवादी व्यवस्था में तुम भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर बन के अपना बताते हो। तो फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी सरकार रहते, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कैसे हो गई? अपनी सरकार से पूछो कि मैं इतना बड़ा ठेकेदार, बीजेपी को चंदा देने वाला, चुनाव लड़ाने वाला, मेरे खिलाफ कमिश्नर कैसे कार्रवाई कर सकता है? तुमको देख के कलेक्टर खड़ा होता है, तुमको देख के एसपी खड़ा होता है, तो तुम्हारे खिलाफ कमिश्नर कैसे कार्रवाई करता है? किशोर संगीत तो बहुत छोटा सा आदमी। तुम तो कई बार बोला एनएसए लगाओ, एनएसए लगाओ, क्यों नहीं लगाया एनएसए? और लगाओ एनएसए। मैं तो संसद भवन वाले मामले में तिहाड़ में रह गया बयान पे, और रह जाऊँगा 2-3 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मैं तुम्हें इस ज़िले को खाली कराऊंगा, तुम्हें बांदा तक छोड़ के आऊँगा, ये भी देखना। ये मेरी एक बात है, तुम्हें पहुँचाऊँगा मैं इस बार सही ठिकाने पर।